शाम गिरने लगी थी, दिसंबर का महीना, और ऊपर से हल्की बौछारें भी पड़ रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा था और नीला, जो एक लड़की का नाम है, उस सुनसान सड़क पर बहुत सावधानी से गाड़ी चला रही थी। सड़क पर धुंध की वजह से ज़्यादा दूर तक देखना भी संभव नहीं हो पा रहा था। बाईं ओर के मोड़ को पार करके वो सीधी सड़क पर पहुंच गई थी। अभी भी यहाँ से उसका ठिकाना लगभग 40 किलोमीटर दूर था। एयर कंडीशन गाड़ी में हीटर चल रहा था, सो बाहर की ठंड का थोड़ा भी एहसास अंदर नहीं हो रहा था। नीला सड़क पर नज़र दौड़ाते चल रही थी। अचानक उसे लगा कि थोड़ी दूर पर एक घने पीपल के नीचे कोई खड़ा है। वो चौंकी कि इस सुनसान जगह पर ऐसे मौसम में कौन हो सकता है। खैर, गाड़ी पेड़ के नज़दीक पहुंची तो उसने देखा एक बहुत ही सम्राट सी अधेड़ उम्र की औरत, जिसने सलीके से एक सामान्य सी सूती साड़ी पहन रखी थी और सर पर पल्लू भी ले रखा था। उसे हाथ से रुकने का इशारा कर रही है। नीला ने एक पल कुछ सोचा, फिर निश्चय किया कि एक सामान्य सी दिख रही औरत ही तो है, शायद किसी मुसीबत में है, देखते हैं क्या कह रही है। वैसे भी नीला एक निडर और एडवेंचर पसंद युवती थी, जो सामान्यतः जल्दी घबराने वाले में से नहीं थी। उसने गाड़ी रोकी। महिला खिड़की के पास आकर झुकी तो उसने शीशा नीचे करके उससे पूछा, क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका? वो औरत थोड़ा गला खंखार कर बलगमी सी आवाज़ में बोली, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। पास ही मेरा घर है और मेरे इकलौते बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हमारी गाड़ी पिछले 2 दिन से बिगड़ी पड़ी है और बेटे को अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी है। क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगी? नीला को वो औरत सच बोलती लगी। उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठ जाइए और मुझे अपने घर तक ले चलिए। महिला पिछला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। नीला ने महसूस किया कि अचानक ही गाड़ी में सड़े हुए गोश्त की बदबू भर गई। नीला कुछ चौंकी, फिर सोचा शायद बाहर कोई जानवर मरकर सड़ रहा होगा। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने से बदबू अंदर भर गई और ब्लोअर चलने से गाड़ी में फैल गई होगी। उसने गाड़ी उस औरत के बताए रास्ते पर बढ़ा दी। थोड़ी दूर पर एक पुराने बंगले टाइप मकान के आगे उसने गाड़ी रुकवाई और उसी प्रकार घरघराती सी आवाज़ में बोली, आप ठहरो, मैं अभी बेटे को लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में वो अपने साथ कंबल में लिपटे एक अत्यंत जीर्ण शरीर के युवक को सहारा देकर लेकर आई। युवक बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। किसी प्रकार वो सीट पर बैठा और फिर औरत ने उसके बाजू में बैठकर दरवाज़ा लगा लिया। दरवाज़ा खुलने से बाहर की ठंडी हवाओं के कारण गाड़ी का तापमान अचानक काफ़ी कम सा हो गया था। नीला को भी ठंड का एहसास हो रहा था। उसने गाड़ी रिवर्स की और मुख्य सड़क की ओर बढ़ा दी। नीला गाड़ी चला रही थी, मगर गाड़ी के अंदर की बदबू उसे परेशान करने लगी थी। वो सोच रही थी कि ये बदबू आखिर कम क्यों नहीं हो रही। चलते हुए वो शहर के नज़दीक पहुंचने लगी। अचानक पीछे बैठी औरत ने घरघराती सी बलगमी आवाज़ में गाड़ी रोकने को कहा। नीला ने पूछा, क्या बात है? तो वो बोली, हमें यहीं उतार दो। नीला चौंकी, क्योंकि उस जगह पर ऐसा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जहाँ वो लोग जा सकते थे। उसने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और आपको अपने बेटे को तो अस्पताल ले जाना है, वो बीमार है। तो औरत बोली, नहीं, यहाँ एक अच्छे वैद्य रहते हैं, हमें उनके पास ही जाना है, सो हम लोग यहीं उतरेंगे। नीला ने गाड़ी रोकी और वो औरत दरवाज़ा खोलकर उतर गई। फिर उसने सहारा देकर अपने बेटे को भी उतारा और बिना पीछे देख चल दी। रास्ते में गहरी धुंध थी और रात उतरने लगी थी, सो नीला को ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दिया। उसने कंधे उचकाए और बोली, मुझे क्या, ये माँ बेटा जहाँ मर्जी जाए, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। हालांकि अपने एडवेंचर्स स्वभाव के चलते उसने उस जगह के भूगोल को जहन में बिठा लिया और ध्यान से बाहर देखा तो एक खंडर सा मकान और बड़ा सा बरगद का पेड़ उसे दिखा। साथ ही सड़क पर किलोमीटर स्टोन भी पास ही लगा था, सो उसे लगा दोबारा आने पर जगह पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। वो चल पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से गाड़ी के अंदर की बदबू खत्म हो गई थी। नीला ने सोचा, पहले उनके बैठने से बाहर की बदबू बंद गाड़ी में फंस गई होगी।
जो दोबारा उनके उतरने वक्त दरवाज़ा खुलने पर बाहर निकल गई होगी। नीला घर पहुंची और सीधे बाथरूम में नहाने चली गई। गुनगुने पानी से नहाकर उसे बड़ी ताजगी महसूस हुई। उसने साथ लाया खाना माइक्रोवेव में गर्म किया और खाकर लेट गई। टीवी देखते ही उसकी आंख लग गई। आधी रात को नींद में उसे एहसास हुआ कमरे में कुछ हलचल सी हो रही है। लाइट जलाकर सोने से उसे नींद नहीं आती थी, अतः कमरे में अंधेरा था, मगर उसे कुछ खटपट सी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। साथ ही कमरे में फिर वैसे ही सड़े मांस की बदबू भर गई थी। नीला की आंखें खुल गई। वो कमरे का मुआयना करने लगी। उसे लगा कि हलचल अलमारी के पास से हो रही है, जहां उसके कपड़ों के अलावा उसका पर्स भी रखा है। उसने उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो जैसे बिस्तर से चिपक सी गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी, बस आंखों की हरकत जारी थी। उसने लेटे लेटे ही देखा कि अलमारी में कोई उसके पर्स को टटोल रहा है। अचानक पर्स नीचे गिर पड़ा और सारी हलचल खत्म हो गई। नीला भी खुद को आज़ाद सी महसूस करने लगी। उसने उठकर लाइट जलाई, देखा उसका पर्स अलमारी से नीचे पड़ा है और उसमें रखी भगवान जी की तस्वीर बाहर की ओर निकली हुई है। कमरे में कोई बदबू भी नहीं थी। उसने पर्स उठाकर चेक किया, सभी कुछ ठीक था, बस एक अनजान सा पैकेट उसमें बाहर चिपका था जो उसका नहीं था, और वो पिछले हिस्से में बाहर की ओर ही अलग से चिपका सा लग रहा था। ऐसा लगता था कि किसी ने पर्स के नीचे उसे रखा था और फिर उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा होने के वजह से वो पर्स के साथ चिपक गया हो। उसने पैकेट पर्स से अलग किया, घड़ी देखी, सुबह के 4 बज चुके थे। उसने चाय बनाई और इत्मीनान से पी। फिर टीवी लगाया। बाबा रामदेव योग सिखा रहे थे और वो भी नियमित योगा अभ्यास करती थी। सो उसने चेंज किया और अपने आसन करने लगी। फिर लगभग 6 बजे उसने जॉगिंग सूट पहना और निकल गई जॉगिंग को। लौटकर सीधे नहाने चली गई। नहाकर फ्रेश महसूस करते हुए उसने नाश्ता बनाया और अखबार पढ़ते हुए नाश्ता किया। आज रविवार था और मौसम भी खुल चुका था। सुनहरी धूप निकली थी और सर्दी भी काफ़ी कम थी। नीला को भी पर्स में चिपका पैकेट याद आया। उसने सोचा ये उन माँ बेटे का ही होगा जो उसके पर्स में चिपक कर आ गया है। आज मौसम अच्छा देखकर उसने सोचा कि उन तक पहुंचा दे। उसने चेंज किया और गाड़ी निकाली। पैकेट साथ लेकर वो चल पड़ी उस ओर जहाँ से कल उसने उन माँ बेटे को गाड़ी में बिठाया था। रास्ता लगभग साफ और खाली ही था। जगह भी थोड़ी ही दूर था। शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर रही होगी। वो लगभग 1 घंटे में वहाँ पहुँच गई। उसने वो मोड़ पहचाना और वो सड़क भी जहाँ से मुड़कर उस औरत ने गाड़ी में बेटे को बिठाया था, और गाड़ी उस ओर मोड़ दी। मुड़कर थोड़ा चलते ही उसे एक बुढ़ा आदमी सड़क पर आता दिखाई दिया, जिसने गाड़ी उस ओर आते देखकर हाथ देकर गाड़ी रोकी। नीला ने गाड़ी उसके पास रोक दी और खिड़की से सर निकालकर पूछा, क्या बात है? बूढ़े आदमी ने ही उससे पूछ डाला, आप इधर कहाँ जा रही हैं? नीला बोली, थोड़ा आगे जो पुरानी हवेली है उसमें। बूढ़ा पूरी तरह चौंक गया। उसने एक बार नीला को गहरी नज़र से देखा, फिर बोला, आप उस जगह को कैसे जानती है? फिर नीला ने रात की सारी बात बताई। सुनकर बुढ़े ने एक गहरी सांस लेकर कहा कि क्या आप एक लाल रंग का पैकेट उन्हें वापस करने जा रही हैं? अब चौंकने की बारी नीला की थी। उसने हड़बड़ा कर पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर बोला, बेटी मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन वो पुरानी हवेली मेरी ही है। आज उसमें कोई नहीं रहता, मैं भी नहीं, क्योंकि मेरी भरी पूरी दुनिया उसी हवेली में आकर ही उजड़ गई है। नीला को उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगी। उसने गाड़ी से उतरकर उससे कहा, बाबा आइए हम उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं, आप मुझे पूरी कहानी बताएं। वे पास ही एक घने से पेड़ के नीचे बैठ गए। नीला ठंड को ध्यान में रखकर थर्मस में चाय लेकर ही चली थी। उसने थर्मस साथ ले लिया और वहाँ बैठकर चाय पीते हुए बूढ़े से कहानी सुनने लगी। बूढ़े ने बताना शुरू किया।
नीला उस बूढ़े की बात सुनकर चौंकी और उसने उत्सुकतावश उससे पूरी कहानी सुनाने का आग्रह किया। बूढ़ा बोला, बेटी, ये आज से लगभग 10 साल पुरानी बात है। मैं इस शहर में नया नया आया था, साथ पत्नी और बेटा भी थे। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में रीजनल मैनेजर था। बहुत अच्छी कमाई थी और हाँ, कुछ कंपनी के अकाउंट में घोल मेल करके भी हर महीने अच्छी खासी रकम मैं कमा लेता था। मेरे पास अनाप शनाप पैसा आ रहा था, अतः मुझे प्रॉपर्टी खरीदने का शौक़ हो गया। मैं प्राइम लोकेशन की विवादित प्रॉपर्टी औने पौने दाम में खरीदने और फिर उस पर मल्टी स्टोरी भवन बनाकर बेचने के धंधे में लग गया। एक दिन मुझे एक ब्रोकर ने उस हवेली नुमा मकान का पता बताया। मैंने जानकारी ली तो पता चला वो किसी पुराने रईस खानदान का विवादित मकान है, जो कि उनके वारिसों के बीच चल रहे विवाद की वजह से वीरान पड़ा है। मैंने और जानकारी इकट्ठी की तो पता चला अधिकांश वारिस स्वर्ग सिधार गए हैं और अब सिर्फ एक व्यक्ति बचा है जो विदेश में बस गया है और यहाँ किसी परिचित को पावर ऑफ अटॉर्निटी दे गया है। मैंने उस आदमी को भी ढूंढ लिया। उससे मिलकर मैंने इस हवेली का सौदा पक्का कर लिया और एडवांस भी दे दिया। इस बीच मुझे किसी व्यापारी ने बताया कि वह संपत्ति सिर्फ विवादित ही नहीं, अभिशप्त भी है और उसे खरीदने या उसमें रहने वाले का परिवार नष्ट हो जाता है। मैंने इस बात की परवाह नहीं की और उसे खरीद लिया। जब उसकी साफ सफाई करवाई तो मुझे एक पुराना अखबार मिला जिसमें उस हवेली की तस्वीर के साथ एक समाचार छपा था कि लगभग 3 दशक पहले उस हवेली में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया था और लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि वो अभिशप्त जगह है। मैंने उस अखबार को फाड़ कर फेंक दिया और घर वालों को जब इस हवेली को दिखाया तो मेरी पत्नी और बेटे को यह जगह बहुत पसंद आई। उन लोगों ने यहीं रहने का फैसला कर लिया। अतः मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस हवेली का अंदर से पूरा काया पलट करवा दिया, मगर बाहरी हिस्से को हेरिटेज की तरह वैसे ही रहने दिया। कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे। लगभग साल गुजरने को आया। मेरे मन से भी अब भय दूर हो चला था। अचानक एक दिन मेरा बेटा कॉलेज से दोपहर में असमय घर लौटा और आते ही उल्टियाँ करने लगा। पत्नी ने घर पर उपलब्ध दवाई उसे दी, मगर उसकी उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही थी। पत्नी ने घबरा कर मुझे ऑफिस फ़ोन लगाया, मगर मैं एक ज़रूरी मीटिंग में था और फ़ोन साइलेंट में था, सो कॉल नहीं ले पाया। पत्नी किसी तरह टैक्सी बुलाकर बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची और वहां डॉक्टर ने चेकअप करके उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया। उसका इलाज चालू हो गया। मीटिंग से फुर्सत होकर मैंने फ़ोन चेक किया तो और पत्नी के 8-10 मिस कॉल देकर मैंने घबरा कर उसे फ़ोन लगाया। उसने सब हाल बताया और मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गया। वहां बेटे की उल्टियां बंद हो गई थी, मगर डॉक्टर ने आज उसे रात एडमिट रखकर सुबह छोड़ने को कहा तो हम दोनों भी सहमत हो गए। अगले दिन हम बेटे को डिस्चार्ज कराकर घर लौटे। 2 दिन वो आराम करता रहा। तीसरे दिन उसने कॉलेज जाने की जिद की। उसकी माँ ने समझाना चाहा, मगर वो नहीं माना और अपनी बाइक लेकर निकल गया। मगर उस दिन भी उसे वैसे ही उल्टियाँ शुरू हो गई और वो किसी तरह घर पहुंचा। घर तक आते आते उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरी पत्नी उसे तुरंत उसी अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने फिर उसे ड्रिप चढ़ाई और दवाइयाँ दे दी। रात तक हालत संभल गई। सुबह डॉक्टर ने कहा शाम तक चेक कर ले, सब ठीक रहा तो डिस्चार्ज कर देंगे। शाम तक उसकी हालत बिल्कुल सही हो गई और हम उसे घर ले आए। हम लोग खाना खाकर देर रात सोने चले गए। आधी रात के बाद लगभग 2 बजे बेटा बड़ी जोर से चीखा। उसकी आवाज़ सुनकर हम पति पत्नी उसके कमरे की ओर भागे तो कमरे की धीमी रोशनी में हमने देखा वो बिस्तर पर थर-थर काँप रहा था। हमने कमरे की लाइट जलाई और उससे पूछा क्या हुआ, तो वो काँपती आवाज़ में बोला मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक कमरे में हलचल सी महसूस हुई। मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कमरे में एक साया सा घूम रहा है। मैंने हल्की रोशनी में गौर से देखा तो चौंक गया, क्योंकि वो एक जले हुए चेहरे वाला डरावना सा व्यक्ति था। उसकी आँखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे।
और वो मुझे ही देख रहा था। मुझे जगह देखकर उसने खरखराती सी आवाज़ में मेरा नाम लेकर कहा, ये मेरा घर है जो मेरे चचेरे भाई ने मुझसे धोखे से छीन लिया था और मुझे जलाकर मार डाला था। उसने मेरे जले शरीर को इसी कमरे में दफन कर दिया था, इसलिए मैं आज तक यहाँ रहता हूँ और कोई भी मेरे मकान पर कब्जा करके रहने आता है तो उसे भगा देता हूँ। तुम भी भाग जाओ वरना बहुत बुरा होगा। उसकी बातें सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई और मुझसे जिद करने लगी कि हम उस मकान को छोड़ दें, मगर मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। दरअसल मैंने उस हवेली पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर अपने रहने के लिए उसे सजाया था। मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ देता? मुझे क्या मालूम था मेरी ये जिद ही मेरे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी तरह भगवान का नाम लेकर माँ बेटे रात भर उसी कमरे में जागते रहे, जबकि मैं अपने बिस्तर में आकर आराम से सो गया। सुबह हम सभी ने फ्रेश होकर नाश्ता किया। नाश्ते की टेबल पर ही मेरी पत्नी ने फिर इस जगह को छोड़ने की बात उठाई तो मैंने झिड़क कर कहा, तुम भी फालतू की बातों से डर रही हो, कुछ नहीं होने वाला। और उसकी बातों को अनसुना कर ऑफिस निकल आया। शाम को मैं लौटा तो चाय देते हुए पत्नी ने कहा कि उसे बड़ा डर लग रहा है और वो किसी पंडित या जानकार को बुलाकर पूजा पाठ करवाना चाहती है। थोड़ी बहस के बाद मैं मान गया, मगर शर्त रखी मेरी अनुपस्थिति में, अर्थात मेरे ऑफिस जाने के बाद ही वो ये सब आयोजित करे और मेरे आने से पहले सब समेट कर साफ सफाई कर दे। वो मान गई और तीसरे दिन उसने सब प्रबंध कर लिया। मेरे ऑफिस जाने के बाद घर पर पूजा पाठ वगैरह करवाया गया और मेरे लौटने तक सब समाप्त होकर घर साफ कर दिया गया था। बस बेटे के कमरे के दरवाजे पर कुछ काली पोटली में लटका दिया गया था और कमरे में भी कुछ सामग्री रखी थी। मैंने गुस्से में दरवाजे पर लटकी पोटली को खींचकर निकाली और उसे फेंक दिया। मैं पत्नी पर चिल्लाने लगा कि ये सब क्या तमाशा है। मैंने पूजा करने की अनुमति दी थी, ना कि ये सब टोना टोटका करने के लिए। पत्नी ने मुझसे बहुत विनय की कि मैं ऐसा ना कहूँ, बेटे का नुकसान होगा, मगर मैं तो ऐसी बातें मानता ही नहीं था। सो मैं उसे और उस पंडित दोनों को भला बुरा कहता रहा। मैं नहीं जानता था कि अनजाने में मैं अपने परिवार का सर्वनाश कर रहा था। मुझे ये बात अगली सुबह समझ आई, मगर तब तक तो मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। इतना कहकर बुड्ढे ने गहरी सांस ली। नीला को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। वो उत्सुक थी पूरी कहानी जानने के लिए। थोड़ा रुककर बुड्ढे ने कहना शुरू किया। वो बोला, अगली सुबह मैं और मेरी पत्नी सोकर उठे। पत्नी ने चाय बनाई। हम दोनों ने गार्डन में बैठकर चाय पी। मैंने बेटे के बारे में पूछा तो पत्नी बोली, कई दिन बाद आज थोड़ा आराम से सोया है, देर तक सोने दो, फ्रेश होकर उठेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। मैं अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। इतने में गेट पर हलचल सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा तो बाहर पुलिस थी। थानेदार ने आकर मुझे बताया कि मुझे उसके साथ थाने जाना होगा। मैंने वजह जानना चाही तो वो बोला, आपने ऑफिस के करोड़ों रुपए का गबन किया है, हमारे पास आपके नाम का वारंट है। आपकी इज्जत का ख्याल करके मैं आपको साथ चलने को कह रहा हूँ, वरना मुझे आपको गिरफ्तार करके ले जाना पड़ेगा। मैंने अपने वकील से बात करने की इजाज़त मांगी, मगर उसने कहा कि थाने चलिए, वहीं उन्हें बुला लिया जाएगा। मुझे वहीं से थानेदार के साथ जाना पड़ा। पत्नी से भी मिल नहीं पाया था। मैंने चौकीदार को कहा, मैडम को बता देना मैं थाने गया हूँ। मैं थाने आ गया। पीछे जो सर्वनाश हुआ उसके फलस्वरूप मैं तबाह हो गया था। मुझे उसी दिन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। वहीं से मुझे जेल भेज दिया गया। खबर मेरे घर भेज दी गई। अगले दिन सुबह मेरा वकील मुझसे मिलने आया। मैंने उससे घर का हाल पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर मैं पागल हो गया। मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनकर मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी। किसी तरह उसे होश में लाया गया था तो वो बेटे को खबर देने उसके कमरे में गई। वहाँ हमारा बेटा दुनिया छोड़कर जा चुका था। उसकी आंखों में खौफ भरा था, जैसे उसने किसी बहुत भयंकर चीज़ को देख लिया हो। पत्नी उसकी मौत और मेरी गिरफ्तारी की खबर पाकर जो बेहोश हुई, फिर नहीं उठ पाई। खबर सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गया। वकील मुझे ना जाने क्या समझाता रहा।
मगर मैं तो सुध बुध खो चुका था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। 2 बरस हुए, मुझे कुछ होश आया। मैंने अपने आप को पागल खाने में पाया, जहाँ डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ। मैंने जानना चाहा मैं वहाँ कितने दिन से हूँ, तो उन्होंने बताया पिछले 7 साल से मैं वहाँ था और मेरा ठीक होना एक चमत्कार था। मुझे वहाँ से बाहर आकर घर जाने की चिंता हुई, मगर गेट पर मेरा वकील मुझे लेने आया हुआ था। उसे पागल खाने से सूचना दे दी गई थी, क्योंकि उसने ही मेरा इलाज इस पागल खाने में करवाया था और मेरे पागलपन के आधार पर मेरे विरुद्ध चल रहा केस भी रद्द करवाया था। उसने मुझे अपने साथ लाकर अपने घर में ही ठहराया। मुझे बताया कि मेरी वो हवेली अब वीरान पड़ी है और मेरी अन्य प्रॉपर्टी नीलामी में बेचकर कोर्ट ने गबन की राशि की भरपाई कंपनी को करवा दी है। उसमें से ही कुछ पैसे जो बच गए हैं वो मेरे अकाउंट में कोर्ट ने ही जमा करा दिया था और बस वही मेरी कुल जमा पूंजी थी। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था। बस मैं एक नज़र उस सत्यानाशी हवेली को देखना चाहता था जहाँ मेरा सब कुछ लूट गया था। मैं वकील से विदा लेकर यहाँ आया और उस हवेली के सामने सिर झुकाकर मैंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माफ़ी मांगते ही कोई धीरे से मेरे कान में कहकर गया हो कि जा, तुझे तेरे किए की पर्याप्त सज़ा मिल गई है, तुझे माफ़ किया। मैं यहाँ पास ही एक मकान में किराए लेकर रहता हूँ और तब से मैं अक्सर इतवार को इस हवेली के पास आ जाता हूँ। अब नीला ने पूछा कि इस लाल से पैकेट की क्या कहानी है, तो गहरी सांस लेकर बुढ़ा बोला। बुढ़े ने उस पैकेट की कहानी शुरू करते हुए बताया। हवेली की कहानी बताकर बुढ़े ने थोड़ा विराम लिया तो नीला ने थर्मस से दोबारा चाय भरी और दोनों चाय पीने लगे। चाय खत्म करके नीला ने उत्सुकता से पूछा कि इस लाल पैकेट का क्या रहस्य है। क्या ये अनजाने में मेरी गाड़ी में छूट गया था या जानबूझकर छोड़ा गया था? क्योंकि हवेली का रहस्य जानने के बाद मुझे लगता है कि पैकेट जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि मैं उस हवेली में ज़रूर जाऊं। बुढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, तुम्हारे दिमाग का दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि यह सही है कि ये पैकेट तुम्हारी गाड़ी में जानबूझकर छोड़ा गया था और रात में भी जानबूझकर इसे वापस नहीं लिया गया था। वो बोला, अब सुनो, दरअसल मेरी पत्नी और बेटे की मृत्यु के बाद मुझे पागलपन का दौरा पड़ गया था और मैं उनका क्रियाक्रम नहीं कर पाया था। सरकार ने ही किसी एनजीओ के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार करवाया था और उसके बाद कोई भी क्रियाक्रम संपन्न नहीं हो पाया था, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। लगभग 7-8 साल बाद मैं ठीक होकर लौटा तो मैंने जब उनके लिए पूजा पाठ करवाई तो मुझे पंडित जी ने बताया कि दरअसल उनकी चिता लावारिसों की तरह जलाई गई थी। अतः किसी तांत्रिक ने उनकी अस्थियां उठाकर उन्हें सिद्ध कर लिया था और उनकी मुक्ति का उपाय लिखकर उस लाल पैकेट में छुपा दिया था। उसने बड़ी चालाकी से इन दोनों की आत्माओं को बताया था कि जब भी उनकी शक्ति क्षीण होने लगेगी तब इस पैकेट के माध्यम से उन्हें समय समय पर किसी जिंदा इंसान को हवेली में लाकर उसे डराकर मार देने से इनकी शक्ति पुनः बढ़ जाएगी। बस तभी से ये जब ज़रूरत होती है इसी तरह किसी को फंसाकर हवेली बुलाते हैं और फिर उसे अपने भयंकर कारनामे दिखाकर मार डालते हैं। उसे मारकर इनकी शक्ति फिर बढ़ जाती है। अक्सर ये चालाकी से अपने शिकार को ऐसे समय बुलाते हैं जब इस ओर कोई नहीं आता हो। नीला ने पूछा, आपको ये बातें कैसे पता चली? तो बुढ़ा बोला कि पंडित जी से तांत्रिक वाली बात पता लगने पर मैंने किसी जानकार की खोज शुरू कर दी। काफ़ी समय बाद मुझे एक बार एक महान साधु बाबा सफ़र के दौरान ट्रेन में मिले। उन्होंने स्वयं मुझे पास बुलाया और बोले, बेटा, तू अपनी पत्नी और बेटे की अकाल मृत्यु और उसके बाद उनकी मुक्ति को लेकर काफ़ी समय से परेशान है। तुझे यह भी मालूम हो गया है कि वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए समय समय पर हत्याएं भी कर रहे हैं। मगर तू घबरा मत, मैं तुझे उपाय बताता हूँ। और फिर उन्होंने ही मुझे इस लाल पैकेट का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इस पैकेट को खोलने पर इसके अंदर एक कागज़ में कुछ राख और अस्थियों के अवशेष मिलेंगे। उन्हें किसी भी तरह से शमशान में ले जाकर
किसी जलती चिता में डाल देने से माँ बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। शर्त यही है कि इस पैकेट को खोलते ही उन दोनों को पता चल जाएगा और वे हर प्रकार से इसे बचाने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में वे पैकेट खोलने वाले की जान भी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर नीला को झुरझुरी सी आ गई। उसने सोचा कि यदि ये बुढ़ा मुझे ना मिला होता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। उसने एक झटके से शरीर को हिलाया और फिर बोली, बाबा यहाँ से शमशान कितनी दूर होगा? बुढ़ा बोला, लगभग 30 किलोमीटर। नीला बोली, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ, आप उन दोनों को आज मुक्ति दिला दीजिए। बुढ़े ने आश्चर्य से उसको देखा, फिर बोला, तुम ये सोच समझ कर कह रही हो? नीला बोली, हाँ बाबा, आपकी कहानी सुनकर मुझे सचमुच आपसे सहानुभूति हो गई है। चलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोनों जन गाड़ी में बैठ गए और नीला ने गाड़ी रिवर्स करके वापस मेन रोड की ओर मोड़ दी। मेन रोड वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर रही होगी। थोड़ा दूर चलकर अचानक गाड़ी झटके लेने लगी। नीला चौंकी क्योंकि उसकी गाड़ी नई थी और अभी साल भर भी नहीं हुआ था, इसलिए गाड़ी में कोई बड़ी गड़बड़ी की संभावना ही नहीं थी। उसने रेस बढ़ाई और क्लच दबाकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। उसे मालूम था कि क्लच दबाकर ज़्यादा दूर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है क्योंकि क्लच प्लेट जलने का खतरा है। बुढ़े ने उससे कहा, बेटी किसी भी तरह हमें मेन रोड तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि उनकी शक्ति का क्षेत्र हवेली से सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही प्रभावी है और मेन रोड हवेली से लगभग 2 किलोमीटर ही दूर पर है। इसके बाद वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, मगर वो हमें इस बीच रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि हम डर कर पैकेट फेंक दें। नीला ने गाड़ी चलाना जारी रखा और उन्होंने झटके खाते हिचकोले लेते कैसे भी करके आधे से अधिक दूरी पार कर ली। चूँकि वे लोग मेन रोड के मोड़ के नज़दीक ही रुके थे, सो नीला ने सोचा इतनी दूर तक क्लच दबाकर चलने से शायद नुकसान ना हो। अचानक गाड़ी बंद सी होने लगी। बुढ़े ने कहा, बेटा रोकना मत, कैसे भी गाड़ी चलाते रहो वरना शायद हम दोनों नहीं बचेंगे। मगर गाड़ी तो 3-4 झटके लेकर आखिर खड़ी हो गई। नीला ने बहुत देरी तक कोशिश की स्टार्ट करने की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। नीला ने देखा सामने बस थोड़ी दूर ही में ही मेन रोड दिखाई दे रही थी। उसने अचानक बुढ़े से कहा, बाबा जल्दी गाड़ी से उतरो, हम दौड़कर मेन रोड पहुंच सकते हैं। मैं पैकेट लेकर दौड़ जाती हूँ, आप भी पीछे से आ जाओ। बुढ़े ने उसकी बात मान ली और नीला तुरंत ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलकर पैकेट हाथ में लेकर मेन रोड की ओर दौड़ पड़ी। वो प्राणपण से दौड़ रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर मन भर के हो गए हों। अचानक उसे ख्याल आया, कल रात पर्स में से भगवान जी की तस्वीर बाहर आ जाने से वो रहस्यमय साया उसके कमरे से गायब हो गया था। उसने पर्स में हाथ डालकर भगवान जी की तस्वीर को छुआ। छूते ही उसे राहत सी महसूस हुई। उसने वैसे ही तस्वीर पर हाथ रखकर दौड़ जारी रखी और मेन रोड पर काफ़ी आगे तक पहुंच गए। उसने साफ महसूस किया उसके पैर एकदम नॉर्मल हो गए थे। वो ठहर गई और बुढ़ा का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में वे आते दिखे। उनके सर से खून निकल रहा था। बेचारे किसी तरह नीला तक पहुँचे। नीला ने पूछा, क्या हुआ पापा? तो वो बोले, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की मगर सफल नहीं हुए। आखिर मैं भी उनकी पहुंच से दूर हो गया। नीला ने उनकी चोट से बहता खून अपने रुमाल से पूछा और गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर पापा को दवा लगा दी। फिर दोनों पैदल चल पड़े। थोड़ी देर जाकर वे ठहरे क्योंकि पैदल चलने से बूढ़े की सांस फूलने लगी थी। वहाँ बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। नीला का धैर्य जवाब दे रहा था। अचानक एक खाली टैक्सी आती दिखाई दी। नीला ने उसे हाथ देकर रोका और शहर की ओर चलने का पूछा। टैक्सी ड्राइवर तैयार हो गया। बूढ़े बाबा को पहले टैक्सी में बिठाकर नीला बाद में चढ़ी। टैक्सी चल पड़ी शहर की ओर। शहर के मुहाने पर ही शमशान था। उन्होंने टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर से पूछा, क्या वो लगभग आधे घंटे प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि उन्हें लौटना भी है। ड्राइवर तैयार हो गया। वे दोनों उतरकर शमशान में चले गए। वहाँ 2 चिताएं जल रही थी। बाबा ने वो लाल पैकेट खोला और उसके अंदर रखी 2 पुड़ियों को निकालकर दोनों जलती हुई चिताओं में एक एक पुड़िया डाल दी।
दोनों चिताओं की आग अचानक भभक उठी। बहुत तेज लपटें निकलने लगे। नीला ये देखकर सिहर उठी। अचानक दोनों चिताओं के ऊपरी हिस्से में दो आकृतियां उभर आई। नीला घबरा गई, मगर बूढ़े बाबा ने दोनों की ओर देखकर हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि आप दोनों की मुक्ति प्राप्त हो। आकृतियों ने भी हाथ जोड़े और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। बूढ़ा फफक कर रो पड़ा तो नीला ने उसे ढाढ़स बांधते हुए कहा, देखो बाबा, आज इतने सालों बाद आपकी पत्नी और बेटे को उस दुष्ट तांत्रिक से मुक्ति मिली है और वो आज़ाद हो गए हैं। बाबा ने रोते हुए कहा, मैं आज उनके जाने का ही तो शोक मना रहा हूँ बेटी। आज तक तो सिर्फ उनकी मुक्ति की कामना ही करता रहा, कभी उनके लिए शोक मनाने का अवसर ही नहीं मिला। नीला उन्हें साथ लेकर शमशान से बाहर आ गई और टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाले से उसी जगह वापस चलने को कहा जहाँ से वो बैठे थे। टैक्सी वापस उस जगह उन्हें छोड़कर चली गई। टैक्सी से उतरकर नीला अपनी गाड़ी के पास गई। उसने उसे स्टार्ट किया तो तुरंत चालू हो गई। उसने बाबा से पूछा, बाबा अब आप कहाँ जाओगे? तो वे बोले, बेटी अब तो मेरा यहाँ काम पूरा हो गया, मैं भी अब सब कुछ बेच बाच कर तीर्थ यात्रा में चला जाऊँगा। अभी कुछ दिन यहीं किराए के मकान में ही रुकूँगा और उन दोनों का विधिवत क्रियाक्रम करके तब यहाँ से निकल जाऊँगा। तुम आती जाती रहना। नीला ने उनसे विदा ली और वापस अपने घर को चल पड़ी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उत्तर पूर्व के सुदूर अंचल में पहाड़ी की तलहटी से लगा एक छोटा सा गांव था, निगरी। इस गांव की कुल आबादी 20 घरों की थी, जिसमें कुल जमा 42 लोग रहते थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। इस गांव की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ नहीं थी, मगर ये गांव प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर समृद्ध था और यही वजह थी कि रईसजादे इस गांव में लगभग साल भर घूमने आते रहते थे और उनको ठहरने तथा घुमाने से गांव के नौजवानों को अच्छी आय हो जाती थी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। गांव में पंचों ने ये व्यवस्था बना रखी थी कि सभी आगंतुकों, मतलब जो घूमने आते थे, वो पंचायत के पास ही रजिस्ट्रेशन कराकर भुगतान करना होता था उनको, और पंचायत एक एक करके सभी परिवारों को उनकी जिम्मेदारी दे देती थी, जिससे मिलने वाला पैसा सभी परिवारों को बराबर बराबर बांटा जाता था। इससे कोई विवाद नहीं होता था। इस गांव की सीमा पर चारों ओर बहुत ही मनोहर दृश्यावली थी और उसे देखने ही पर्यटकों के झुंड आते थे। गांव की कमाई अच्छी हो जाती थी और सभी अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। मगर इस गांव के उत्तरी किनारे के जंगलों में जो खंडर नुमा इमारतें थी, गांव वाले उसे भूतहा खंडर कहते थे और उस ओर बरसों से कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो उस ओर गया वो फिर वापस नहीं आया, ना जाने कहाँ खो जाता था वहाँ जाने वाला। इस डर से गांव वालों ने उस ओर जाना ही बंद कर दिया था। इस खंडहर के बारे में गांव का बच्चा बच्चा जानता था और धीरे धीरे इसके बारे में पर्यटकों को भी पता चलने लगा था। ऐसे में एक दिन उस गांव में दो दोस्त नगेंद्र और हरजीत घूमने आए। दोनों ही शौकिया जासूस करते थे। उन्होंने यहाँ आकर उन खंडरों के बारे में सुना तो वे अपने गाइड दोरजी से बोले कि भाई दोरजी, हमें उन खंडरों के बारे में थोड़ी जानकारी दो। दोरजी थोड़ा चौंका, फिर बोला, साहब आप लोग उन खंडरों की चर्चा मत करो, वरना गांव वाले आपको गांव में रहने नहीं देंगे। ये सुनकर उन दोनों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने फुसफुसाया कि दोरजी ऐसा क्यों कह रहे? अरे भाई, हम दोनों तो किसी से बताने से रही बात तुम्हारी, तो तुम हमें बस वो जगह दूर से दिखा देना, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, आगे हम लोग देख लेंगे। ये सुनकर दोरजी बोला, नहीं साहब, इस गांव में आया हर एक पर्यटक हमारे लिए भगवान के तुल्य होता है और आप लोगों को उन खंडरों तक पहुंचाने का पाप मैं नहीं कर सकता हूं। इस पर वे, अरे भाई दोरजी, तुम क्यों चिंता करते हो? हम तो खुद से उस जगह पे जाना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे मन में कोई कौतूहल नहीं होता कि उन खंडरों के बारे में कुछ जाने? क्या तुम कभी नहीं सोचते हो कि आखिर ऐसा क्या है उन खंडरों में कि जो भी उनके पास जाता है फिर वापस नहीं लौटता? उनकी बातों से दोरजी भी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि सही बात है कि आज तक
कम से कम उसकी पीढ़ी के किसी नौजवान ने तो उन खंडरों की ओर जाकर नहीं देखा कि सच्चाई क्या है। सिर्फ बुजुर्गों के रोकने से ही सब चुपचाप बैठ गए हैं। दोरजी एक साहसी युवक था। उसके मन में भी एडवेंचर करने की इच्छाएं थी। आज नगेंद्र और हरजीत ने जैसे उसे एक नई दिशा दे दी। बस उसने मन ही मन विचार किया और बोला, चलिए भाई साहब, हम लोग उस ओर चलेंगे, मगर हमें सावधानी से जाना होगा। और हम एक दिन में ही पूरी तरह से उस ओर नहीं जाएंगे, बल्कि 1-2 दिन आसपास घूमने के बाद चलेंगे, जिससे किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हम खंडरों में जा रहे हैं। यदि यह बात गांव वालों को पता लग गई कि हम उधर को जाने वाले हैं तो आप लोगों का तो ठीक है, पर मेरा और मेरे परिवार का इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। दोरजी की बात सुनकर नगेंद्र बोला, देखो दोरजी, हम तुम्हें लिखित में दे देंगे कि तुम्हारे मना करने के बावजूद हम दोनों ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम हमें उन खंडरों के पास पहुंचा दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी पर और अपनी जिद से उन खंडरों की ओर गए हैं, और हमें कुछ हो जाने पर तुम्हारी अथवा गांव वालों की कोई गलती या लापरवाही अथवा जिम्मेदारी नहीं होगी। इन बातों से दोरजी का मन भी थोड़ा सा हिम्मत में बंध गया। वैसे भी वो खुद कोई डरपोक तो था नहीं, और सच कहा जाए तो वो खुद भी उन खंडरों को एक बार पास से जाकर देखना चाहता था। उसने मन ही मन विचार किया और फिर बोला, ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ, मगर मेरे ख्याल से हमें सरपंच जी को व्यक्तिगत रूप से उधर जाने की जानकारी दे देना चाहिए, क्योंकि एक तो वे हमारे गांव के सर्वे सर्वा है, और मेरे विचार से वे खुद भी उन खंडरों का रहस्य जानने की मन ही मन इच्छा रखते हैं, मगर समाज के सामने कहते से डरते हैं। दोरजी की बात सुनकर नगेंद्र ने ही कहा, चलो फिर चलते हैं, हम उन्हें सूचित कर दे कि हम कल वहाँ जाना चाहते हैं। वे तीनों सीधे सरपंच जी के घर पहुँचे। सरपंच जी उसी समय पूजा करके उठे थे और प्रसन्न मुद्रा में थे। तीनों ने उनका अभिवादन किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया और बोले, स्वागत है। हरजीत ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। फिर नगेंद्र भी आया। उन्होंने उन लोगों को बैठने को कहा और अंदर चाय लाने को आवाज़ लगाई। वे दोनों उनके बैठने के बाद सामने पड़े तख्त पर बैठ गए। नगेंद्र ने ही बात शुरू की और उस स्थान के प्राकृतिक दृश्यों की सराहना करते हुए गांव वालों के व्यवहार की भी तारीफ की। सरपंच जी ने उन लोगों के निवास स्थान की जानकारी ली। फिर बोले, अब बताएं, आप लोग मुझसे क्यों मिलने आए हैं? सुनकर हरजीत ने बात शुरू की। वो बोला, सरपंच जी, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य तो सचमुच कमाल के हैं, मगर हम दोनों थोड़ा खोजी प्रवृत्ति के हैं, और यहाँ आकर जंगल के उन खंडरों के बारे में सुनकर हम एक बार वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। हमने ये बात दोरजी को कहा तो उसने मना कर दिया। तब हमने सोचा कि आपसे अनुमति लेकर वहाँ जाएंगे। अब नगेंद्र बोला, महोदय, हमने उस जगह के बारे में सब सुन लिया है, इसके बावजूद हम वहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए वहाँ जाने से पहले हम आपको लिखित में दे जाएंगे कि हम अपनी जिद और मर्जी से वहाँ जा रहे हैं, और इसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेवार होंगे। इसकी गांव वालों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सुनकर सरपंच जी सोच में डूब गए। दोनों दोस्त उनसे लगातार विनती करते रहे। आखिरकार उन्होंने कुछ सोचकर उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि देखो बेटे, आप लोग मेरे बेटे की उम्र के हो, इस लिहाज से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप अपने साथ एक एक भगवान की छोटी तस्वीर जेब में जरूर रख लेना, और हो सके तो खुशबूदार अगरबत्ती भी रख लेना। बाकी भगवान तुम्हारी सहायता करे। सरपंच जी की अनुमति लेकर वे तीनों चले आए। आकर उन्होंने उस दिन आसपास घूमने के बाद जल्दी लौटकर अगले दिन खंडरों की ओर निकलने की तैयारी कर ली। लौटते वक्त वे तीनों के लिए एक एक छोटी भगवान जी की तस्वीर और खुशबूदार अगरबत्ती तथा लाइटर भी ले आए। साथ ही उन्होंने तीनों के लिए तेज रोशनी वाले पॉकेट टॉर्च और कुछ मोमबत्तियां भी खरीद ली। सब तैयारी करके वे डेरे पर लौटे और अगले दिन सुबह जल्दी निकलने का तय करके उन्होंने दोरजी को विदा किया। अगले दिन सुबह वे लोग जल्दी ही निकल पड़े। दोरजी नाश्ता और लंच सब पैक करवा के ले आया था। पानी का बोतल, एक पूरा क्रेट भी साथ ले लिया था। वे लोग निकल पड़े। हालांकि उन्हें शाम तक लौट आने की उम्मीद थी,
मगर फिर भी हरजीत ने कहा, हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और चिप्स वगैरह भी रख लेना चाहिए, हो सकता है रात देर हो जाए लौटने में। सब सामान लेकर वे तैयार हुए और निकल पड़े। लगभग 2 घंटे में वे जंगल के भीतरी हिस्से में बने उन खंडरों तक पहुंच गए। वे देखने में बाहर से किसी बड़ी हवेली के भग्नावशेष जैसे लगते थे, जिसके आसपास शायद घुड़साल रही होगी, क्योंकि वहाँ खंडर एक नहीं 2 थे, एक मुख्य इमारत और एक अस्तबल जैसी बनावट का खंडर। वहाँ पहुंचकर उन्होंने चाय पी। फिर दोरजी ने बताना शुरू किया कि उसने अपने दादाजी से सुना था कि लगभग 100 साल पहले इस क्षेत्र के जागीरदार की हवेली होती थी और उस हवेली के आखिरी वारिस चौधरी रसिक नारायण जागीरदार थे, जो नाम के अनुरूप ही रसिया थे। सारी जागीर में वो जो भी महिला उन्हें पसंद आ जाती थी, उसे अपनी आगोश में लेकर वासना पूर्ति करना उनका एक प्रिय खेल था, और इसमें जिसने भी विरोध किया उसे जान से हाथ धोना पड़ता था। ऐसा ही एक वाकया हुआ था जो इस हवेली के उजड़ने की मुख्य वजह बना था। नगेंद्र और हरजीत मनोयोग से ये सारा किस्सा सुन रहे थे। दोरजी आगे बोला, दादाजी ने बताया था कि एक बार पास के गांव से रसिक नारायण की सवारी गुजर रही थी। उस समय गांव के तत्कालीन सरपंच की बेटी, जो दूर शहर में डॉक्टरी पढ़ रही थी, वो छुट्टियों में घर आई थी। वो लड़की शहर में पली बिंदास लड़की थी। वो गांव की कोई दब्बू किस्म की लाचार औरत नहीं थी। उस दिन वो अपने प्रिय घोड़े पर बैठकर गांव से बाहर सैर को निकली थी। उसने घुड़सवारी के लिए चुस्त कपड़े पहन रखे थे, जिनसे उसका बदन पूरी तरह उजागर हो रहा था। उसी समय चौधरी रसिक नारायण की सवारी भी वहाँ से गुजर रही थी। उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ी। बस उसे देखते ही उनका दिल बेकाबू हो उठा। उन्होंने अपने मुसाहिबों को इशारा किया। फिर क्या था, उन लोगों ने, जो संख्या में 6 थे, आनन फानन में लड़की को चारों ओर से घेर लिया। लड़की उनकी इस हरकत पर थोड़ा चौंकी, मगर उसे तुरंत समझ में आ गया था कि उनका इरादा उसे उठाने का है। वो शहर में पली थी, कराटे में ब्लैक बेल्ट थी। इस बात का एहसास उन नामुरादों को सपने में भी नहीं था कि कोई लड़की उनके मजबूत सिकंजे से बचकर निकल सकती है। अब तक उन्होंने सिर्फ गांव की लाजवंती लड़कियों और औरतों को ही उठाया था, जो बेचारी परिवार की इज्जत बचाने की खातिर चौधरी के अत्याचार मुंह बंद करके सह लेती थी। मगर आज उनका पाला एक शेरनी से पड़ा था। लड़की ने तुरंत घोड़े को रोका और कूदकर पोजीशन ले ली। उन लोगों ने उसे पकड़ने को छलांग लगाई तो उसने फुर्ती से अपने आप को बचाया और पलटवार कर दिया। उसने फौरन से पेशतर उन पर ताबड़तोड़ कराटे की चापें लगाना शुरू कर दिया तो उन नामर्दों के छक्के छूट गए। ये देखकर चौधरी भी घबरा गया और अपना घोड़ा मोड़कर भाग गया। उस वक्त तो चौधरी ने हार मान ली थी, मगर उसके दिल में उस शेरनी को पाने की चाहत और भी बढ़ गई थी। वो बदला लेने की फिराक में रहने लगा। चौधरी ने आगे उस लड़की को हासिल करने के लिए कौन सी चाल चली होगी, और फिर कैसे उसके परिवार का सर्वनाश हुआ, हवेली क्यों खंडर में तब्दील हो गई। ये सब जानने के लिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोरजी ने आगे बताया कि लड़की के वारों से उन मुसाहिबों के छक्के छूट गए। वे जान बचाने इधर उधर भागकर अपने घोड़ों को ढूंढने लगे, मगर शायद घोड़े भी हंगामे की आशंका भागकर पहले से रफ्फू चक्कर हो चुके थे। लड़की ने मार मारकर उन छहों का भुरता बना दिया। सबकी हाथ और पैर की हड्डियां टूट चुकी थी। वे उठने बैठने से लाचार होकर जमीन में घिसटा रहे थे। रसिक नारायण तो पहले ही मैदान छोड़ गए थे। उन्होंने हवेली में लौटकर राहत की सांस ली और फिर लगभग 2 घंटे प्रतीक्षा करने के बावजूद जब उनके मुसाहिब लौट कर नहीं आए तो उन्होंने अपने लठैतों को उन्हें ढूंढने भेजा। थोड़ी देर में लठैत उन छहों को लाद कर ले आए। उनकी हालत देखकर रसिक नारायण ने झुरझुरी सी ली और उनके इलाज का इंतजाम करवाया। रसिक नारायण उस दिन की घटना भूले नहीं थे, मगर वे सतर्क थे और अपने मन की बात मन में ही छुपाए हुए थे। इस बात को लगभग 15 दिन गुजर गए, मगर इस बीच रसिक नारायण खुफिया तरीके से उस लड़की की एक एक हरकत पर
नज़र रखे हुए थे। उन्हें पता चल गया था कि लड़की बहुत साहसी है, मगर सिर्फ दिलचट्टे से बहुत बुरी तरह घबराती है। बस रसिक नारायण को जैसे कारू का खजाना मिल गया हो। उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि लड़की भोर होते ही जॉगिंग के लिए अपने घर से निकलकर लगभग 2 किलोमीटर दूर खुले मैदान में आती है और वहाँ एकांत में अपनी कसरतें करती है। रसिक नारायण के शैतानी दिमाग ने अपनी योजना बना ली। उसने अपने 2 विश्वत लठैतों के साथ एक बांदी को लिया और सुबह मुंह अंधेरे उस मैदान के एक घने पेड़ों के झुरपुट में जाकर छुप गए। उसने अपनी बांदी को एक पॉलीथीन में पकड़कर रखे, लगभग 30-40 तिलचट्टे दिए और समझा दिया कि उसे सिर्फ उन तिलचट्टों को उस लड़की के ऊपर उछाल देना है और भाग जाना है। भोर अंधेरे ही वो लड़की आ गई और उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर अपनी कसरत की तैयारी शुरू कर दी। इसी समय उसके इशारे पर ठाकुर की बांदी ने उसके नज़दीक आकर तिलचट्टे का पैकेट उस पर उछाल दिया। फलस्वरूप सारे तिलचट्टे एक साथ बिलबिलाकर निकल पड़े और उसके जिस्म पर फैल गए। लड़की घबरा गई और बचाव हेतु इधर उधर भागने लगी। तभी रसिक नारायण के इशारे पर दोनों लठैतों ने उस पर कंबल डालकर उसे उठा लिया और बांध कर ले गए। रसिक नारायण उसे लेकर अपने रंग महल में पहुंचा और उसे बंधी हालत में ही बेहोशी की दवा सुंघा दी। लड़की को जब होश आया तो वो चारपाई पर मजबूती से बंधी हुई थी। उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखा तो वो समझ गई कि वो रसिक नारायण के चंगुल में फंस चुकी है। उसने आनन फानन में तय कर लिया कि क्या करना है और चुपचाप आंखें बंद कर पड़ी रही। थोड़ी देर में रसिक नारायण नशे में चूर वहाँ आया और उसने आते ही वहाँ उपस्थित लड़कियों को वहाँ से जाने को कह दिया। उनके जाने के बाद वो उसके नज़दीक आया और झुककर उसका मुआयना करने लगा। सहसा लड़की ने आंखें खोल दी और उसको देखकर मुस्कुराई। रसिक नारायण को आंखों पर विश्वास नहीं हुआ तो लड़की आवाज़ में शहद सा घोलते हुए बोली, क्या ठाकुर, ऐसे बंदे बंदे भी कहीं मज़े लिए जाते हैं क्या? ठाकुर चौंका, फिर धूर्ता से हंसकर बोला, नहीं नहीं, मैं किसी झांसे में नहीं आने वाला। तुम समझती हो मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से निकल जाओगी? तो लड़की सेक्सी आवाज़ में बोली, अरे नहीं ठाकुर, मैं तो तुम्हारे साथ ऐश करने के सपने देख रही हूँ। ये ठीक है कि उस दिन मैंने तुम्हें गलत समझा था। दरअसल मुझे बाद में तुम्हारी मर्दानगी का पता चला। यहाँ तो घर घर में औरतों के तुम हीरो हो। रसिक नारायण नशे में तो था ही, उस पर अपनी मर्दानगी के कसीदे सुनकर उसका सीना चौड़ा हो गया। वो मूंछों पर हाथ फेरता मुस्कुरा उठा। उसने फिर भी सावधानी बरती और बोला, देखो तुम बात तो सही कह रही हो, मगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम मुझे झांसा देकर निकलना चाहती हो। लड़की हो करके हंस पड़ी, बोली, अरे मेरे भोले बलम, मैं शहर में रहती हूँ, वहाँ हम लोग बहुत ऐश करते हैं। यहाँ जिससे लड़कियाँ शर्माती हैं वो सब कुछ वहाँ आम है। हम अक्सर शाम को क्लबों में जाम पर जाम पीते हैं और सभी तरह से मज़े करते हैं। मैं तो यहाँ आकर उन मज़ों के लिए तरस गई हूँ। आज सही आनंद आएगा। कुछ तो नशे की खुमारी और कुछ लड़की की मदहोश कर देने वाली बातें। ठाकुर तो फुल कर कुप्पा हो गया। लड़की ने लोहा गर्म देखकर अगली चोट की, बोली, ठाकुर, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि मुझे पूरी तरह से खोल दो, मगर कम से कम मेरे हाथ तो खोल दो, जिससे मैं अपने हाथों से तुम्हें जाम पेश कर सकूँ। अरे जब साकी हाजिर है फिर अपने हाथ से जाम क्यों पीना? ठाकुर अपने होश खो चुका था। उसकी बुद्धि वासना के आगे लुप्त हो चुकी थी और वो सिर्फ कल्पना में ही आनंद सागर में गोते लगा रहा था। उसने सोचा, हाथ खोल देता हूँ, पर पैर तो बंधे ही रहेंगे, भाग नहीं पाएगी ये। ठाकुर ने उसके हाथ खोल दिए। लड़की ने हाथों को रगड़कर सही किया और बोतल तथा ग्लास ठाकुर से लेकर उसे जाम बनाकर पेश किया। ठाकुर तो सपने में भी उसके ऐसे व्यवहार की कल्पना नहीं कर सकता था। उसका दिल बिल्लियों सा उछलने लगा। उसने लड़की का हाथ पकड़ना चाहा, मगर लड़की अदा से अपना हाथ छुड़ा लिया। 2-3 पैक पीकर पहले से ही टुल ठाकुर लुढ़क गया तो लड़की ने सावधानी से अपने बचे बंधन खोले, उठकर खड़ी हुई,
थोड़ा चल फिरकर उसने शरीर को स्थिर किया और ठाकुर को हिलाकर देखा। वो तो पूरे तरीके से नशे में धुत था और पलट गया। लड़की ने कसकर 2 लात ठाकुर को जमाई तो वो कुल बुलाकर फिर सो गया। लड़की ने कमरे में नज़र दौड़ाई तो उसे वहाँ बंदूक और गोली बारूद का स्टोर दिखाई दे गया। उसने वहाँ जाकर बारूद की पेटियों के बीच सुतली की लड़ियाँ बिछा डाली। फिर उसने जिस रस्सी से उसे बांधा गया था उसी रस्सी से ठाकुर रसिक नारायण को कसकर पलंग से बांध दिया। ठाकुर थोड़ा कुलमुलाया तो उसने चादर फाड़कर उसके मुंह में भर दिया। उसने सब तैयारी करके ठाकुर की जेबें टटोली और माचिस निकालकर सुतली के बंडल्स में इस तरह आग लगा दी कि लपटें ना निकले बल्कि वे सिर्फ सुलगती रहे। इतना सब करके उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़े पहरेदार से कहा कि वो ठाकुर साहब के लिए शराब और कुछ नॉनवेज गर्मा गर्म तैयार करवा कर ले आए। पहरेदार हिचकिचाए तो वो बोली, जाते हो या ठाकुर साहब को बोल दूँ? वो बेचारा तुरंत चला गया। लड़की ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और धीरे से मुख्य द्वार पर पहुंची। वहाँ के दोनों पहरेदार नशे में धुत पड़े थे क्योंकि वो जानते थे कि आज ठाकुर साहब शाम से पहले बाहर नहीं निकलेंगे। बस लड़की ने बाहर निकलकर उन दोनों पहरेदारों को उनकी ही कक्ष में बाहर से दरवाज़ा लगाकर बंद कर दिया और मुख्य द्वार को भी बाहर से बंद करके वहाँ से भाग निकली। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुँची थी कि एक भयानक विस्फोट की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तो फिर वो थोड़े थोड़े अंतराल में वहाँ से विस्फोटों की आवाज़ आती रही। लड़की की आंखों में सुकून उतर आया। वो वहाँ से किसी तरह मुख्य सड़क तक आकर अपने घर पहुँच गए। इधर ठाकुर रसिक नारायण का रंग महल पूरी तरह जलकर खंडर बन गया था और साथ ही उसमें जल मर पड़े थे ठाकुर और उसके सहायक कर्मचारी। तब से वो खंडर ऐसे ही खड़े हैं। मगर गांव वालों ने उन खंडरों में ठाकुर रसिक नारायण और उन कर्मचारियों की आत्मा का आभास कई बार पाया है। इसीलिए गांव वाले उस ओर नहीं जाते क्योंकि जो भी उधर गया वो फिर जिंदा नहीं लौटा। आज हम लोग यहाँ जरूर आए हैं मगर हमें सावधान रहना होगा और अपने पास रखी भगवान जी की तस्वीर को गले में लटका कर रखना होगा। सरपंच जी ने खुशबूदार अगरबत्ती भी लाने को कहा था। हमें कोशिश करना होगा कि अगरबत्ती लगातार जलती रहे। अब हम ये तैयारियां करके उन खंडरों की ओर चलते हैं। नगेंद्र, हरजीत और दोरजी जब खंडरों में गए तो उनके साथ क्या हुआ? क्या उनका भी हाल अन्य लोगों की तरह हुआ अथवा वे कोई विशेष रहस्य भेदन कर पाए? यह जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। सारी कहानी सुनने के बाद नगेंद्र ने सवाल किया, सरपंच जी की लड़की का क्या हुआ? तो दोरजी बोला, उसे लेकर उसका पूरा परिवार भूमिगत हो गया क्योंकि उन्हें डर था कि रसिक नारायण के परिवार वाले उनसे बदला अवश्य लेंगे। हालांकि दादाजी ने इसके आगे कुछ नहीं बताया था, बस इतना बोले थे कि उन खंडरों में रसिक नारायण और उसके कर्मचारियों की आत्मा रहती है और गांव के पुराने लोगों ने कुछ ऐसा ही अनुभव करके उस और किसी के भी जाने आने पर उसे और उसके परिवार को गांव से निष्कासित करने का आदेश अस्थायी रूप से लागू करवा दिया है। पूरी कहानी सुनाकर दोरजी रुका। फिर उसने उन दोनों से पूछा कि क्या अब भी आप लोग इन खंडरों के अंदर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ के हालात देखकर तो यही लगता है कि ये जगह सचमुच भूतिया ही है। नगेंद्र ने हरजीत की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो हरजीत ने दृढ़ता से हामी भरी। बोला, हाँ भाई, जब इधर तक आ ही गए हैं तो एक बार देख ही लेते हैं। नगेंद्र ने भी हामी भर दी। आखिर तय हुआ कि वे लोग खंडरों में प्रवेश करेंगे। हरजीत ने घड़ी देखी, दोपहर के 1:30 बज रहे थे। दोरजी बोला, मेरे विचार से लंच टाइम हो ही रही है, तो क्या हम लंच करके ही चले? सुनकर बाकी दोनों ने सहमति दे दी। उन्होंने अपने अपने पैकेट खोलकर लंच किया। पानी पीने के बाद नगेंद्र ने एक एक चाय भी पी लेने का प्रस्ताव रखा तो दोरजी ने थर्मस से 3 कपों में चाय ली। चाय पीकर सब लोग चलने को तैयार हुए। उन्होंने सरपंच जी के कहे अनुसार अपने पास भगवान की तस्वीर गले में लटका ली। टॉर्च, मोमबत्ती, लाइटर और खुशबूदार अगरबत्ती भी रख ली। सारी तैयारी करके वे खंडरों की ओर चले। पहले वाले खंडर के पास पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे को देखा। आंखों से इशारे हुए
और वे भगवान का नाम लेकर उसके अंदर प्रवेश कर गए। अंदर घुसते ही उन्हें चमगादड़ों की बीट, कबूतरों के पंख और अनेक प्रकार की हड्डियां चारों ओर बिखरी दिखाई दी। वे समझ गए कि यहाँ जंगली जानवरों का अड्डा बन गया है। वे नाक में रुमाल रखकर आगे बढ़े। खंडहर में बहुत सारे कमरे बने हुए थे, सभी बहुत बुरी हालत में थे। फिर वे थोड़ा आगे बढ़े तो एक हॉल दिखाई दिया जो शायद नाच घर था। उसके अंदर जाने पर उन्हें आश्चर्यजनक रूप से एहसास हुआ कि उसका शायद अभी भी उपयोग होता है, क्योंकि वो शायद ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। उन्होंने फिर ध्यान से उस हॉल का मुआयना करना शुरू किया तो देखा कि शराब की खाली बोतलें और जो दूसरी चीज़ दिखाई दी वो थी जानवरों की अध चबाई हुई हड्डियाँ। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि उनमें कहीं कहीं कच्चा सड़ा हुआ मांस अभी भी लगा हुआ था, जिससे उठने वाली विकट बदबू से उस जगह पर खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उन्होंने वहाँ से निकलने की सोची। वे पलटे और बाहर को चले, मगर ये क्या, उन्होंने महसूस किया कि वे बाहर की बजाय हवेली के अंदर ही घुसते जा रहे हैं। वे वहाँ से लौटकर वापस हॉल में आए और उन्होंने हॉल का दोबारा मुआयना किया तो पाया कि उसके चारों ओर एक से लगने वाले दरवाजे बने थे और ये समझ पाना कठिन था कि वे किस द्वार से आए थे। वे लोग चकरा गए। पुराने ज़माने में सुरक्षा की दृष्टि से हवेलियों में ऐसी भूल भुलैया बनाने का चलन था। उनमें फंसकर दुश्मन आखिर हार कर आत्मसमर्पण कर देता था। उन लोगों ने बहुत सारे दरवाजे ट्राई किए, मगर सफलता नहीं मिली। इधर बदबू से उनका सर फटने लगा था। तभी दोरजी को ध्यान आया कि वे लोग खुशबूदार अगरबत्ती भी लाए हैं। उसने अपने पास की पॉकेट में से कुछ तीलियां निकालकर जलाई। थोड़ी देर में वातावरण महक उठा। तब उनकी जान में जान आई। उन्होंने एक जगह को थोड़ा साफ किया और बैठ गए। इधर समय तेजी से गुजर रहा था। शाम उतरने लगी थी और फिर ये जगह तो घने जंगल में थी, सो हॉल में तेजी से अंधेरा फैलने लगा। दोरजी ने ही पहल की और अपने पास से एक मोमबत्ती निकालकर जला दी। अंधेरा कुछ कम हुआ। तब उन दोनों ने भी अपनी अपनी मोमबत्तियाँ जला ली। हॉल में मटमैला सा उजाला भर गया। अगरबत्ती की वजह से बदबू का एहसास भी कम हुआ था। उन तीनों ने फिर एक बार कोशिश करने की सोची और उठकर एक दरवाजे की ओर बढ़े, मगर वो भी गलत निकला। हाँ, इस दरवाजे के पार होते ही ये दरवाज़ा स्वयं बंद हो गया, जबकि इसके पहले जिस दरवाजे से वो गए थे वो बंद नहीं हुए थे। तीनों चौंक पड़े। नगेंद्र ने घड़ी देखी। शाम खत्म होकर रात उतरने लगी थी। उनके दरवाजे के पार पहुंचने के बाद और दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद अचानक एक करुण सी आवाज़ उस गलियारे में उभरने लगा। ऐसा लगता था कि कोई धीरे धीरे सिसक रहा हो। आवाज़ किसी महिला की थी। उन तीनों ने आंखों ही आंखों में बातें की और अपनी अपनी भगवान जी वाली तस्वीरों को सामने की ओर उठाया तथा आवाज़ की दिशा में बढ़े। अचानक आवाज़ बंद हो गई। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ा आगे जाने पर उनके हाथों की मोमबत्तियां बुझ गई। वे थोड़ा घबराए, मगर हरजीत ने तुरंत जेब से टॉर्च निकाली और उसे जला लिया तो सीमित दायरे में उजाला फैल गया। उजाला होते ही रोने की आवाज़ थम गई। फिर अचानक एक गूंजती सी आवाज़ महिला कंठ में आई, आप लोग हमारी मदद करें, हम यहाँ बरसों से कैद हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सुनकर तीनों चौंक गए। नगेंद्र ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो? किसने आपको कैद किया है और आपके साथ कौन कौन है? इन सवालों से थोड़ा चुप्पी छा गई। अब की बार एक पुरुष कंठ में जवाब दिया। आवाज़ आई, आप लोग हमें नहीं पहचान सकोगे क्योंकि हम यहाँ पिछले 50 वर्षों से कैद हैं, जबकि आप लोग तो 20-25 वर्ष के नौजवान हैं। मैं उन दिनों से इस गिरवी गांव का सरपंच होता था और ये हवेली ठाकुर रसिक नारायण की थी। उसकी नीयत मेरी बेटी पर खराब हो गई थी और उसने धोखे से उसे उठा लिया था। उसके बाद उन्होंने वही कहानी दोहराई जो दोरजी ने सुनाई थी। इन तीनों ने आगे पूछा,
आप लोग यहाँ कैसे आ गए और रसिक नारायण ने आप लोगों को कैद कैसे कर लिया, जबकि वो तो इस फोटो में हवेली के साथ ही जलकर मर चुका था। दोस्तों, सरपंच और उनका परिवार रसिक नारायण के चंगुल में कैसे फंसा और हवेली का रहस्य क्या था, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। सरपंच जी बताने लगे, उस रोज़ जब मेरी बेटी दिलेरी दिखाकर खुद को उस जालिम रसिक नारायण के चंगुल से बचाने में सफल हो गई थी और हमने ये मान लिया था कि उन विस्फोटों से लगी आग में वहाँ उपस्थित सारे लोग जलकर मर गए थे, मगर हम गलत थे। रसिक नारायण और उसके 2 खास आदमी खुद को इन गलियारों में छुपाने में सफल हो गए थे। हाँ, वो लोग जले कम झुलसे ज़्यादा थे, जिससे वे लगभग 1 सप्ताह में स्वस्थ हो गए थे। हाँ, रसिक नारायण का चेहरा और एक हाथ जरूर विकलांग हो गए थे, मगर वो जिंदा था। इधर हम लोग निश्चित थे कि वे सब मर गए हैं, अब हम सुरक्षित हैं। फिर भी मैंने अपने परिजनों में यह बात फैला दी थी कि हम लोग किसी अज्ञात जगह चले जाएंगे, जिससे यहाँ की बुरी यादों से हमें छुटकारा मिल सकेगा। हमारी यही बात हमारी दुश्मन बन गई। रसिक नारायण को भी हमारी बातों की खबर मिल गई और एक दिन आधी रात हमारे घर पर उसने धावा बोल दिया। अचानक हुए हमले से हम घबरा गए और हमारी असावधानी हमारी दुश्मन बन गई। उसके लोगों ने हम तीनों को उठा लिया और यहाँ ले आए। रसिक नारायण को जिंदा देखकर हम लोग पूरी तरह से घबरा गए। पहले तो हमें लगा उसका भूत देख रहे हैं, मगर जल्द ही एहसास हो गया कि वो जिंदा है। उसने हम दोनों पति पत्नी को एक साथ बांधकर एक तरफ डाल दिया था और मेरी बेटी की ओर बढ़ा। मेरी बेटी तब तक सदमे से उभर चुकी थी, वो मुकाबले के लिए तैयार हो गई थी। रसिक नारायण कुटिल मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा, मगर उसकी आक्रामक मुद्रा देखकर सहम कर पीछे हट गया। उसके बाद उसने पलक झपकते ही बिना कुछ बोले मुझ पर और मेरी पत्नी पर छुरे से वार करके हमारे गले काट दिए। उसी पल हमारी मौत हो गई। हमें चिखने तक का मौका नहीं मिला। बेटी घबरा गई और हमारी ओर दौड़ी तो उसने उसी छुरे से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि हम तीनों मर चुके थे, मगर वो जालिम नहीं जानता था कि वासना में अंधा होकर वो गलती से हमारे साथ ही एक ऐसी सुरंग में आ गया है जो सिर्फ बाहर से खुल सकती थी, अंदर से उसे खोलना संभव ही नहीं था। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। आखिर 2 दिन बाद हमारे मृत शरीरों की सड़न से उत्पन्न जहरीली गैसों से उन लोगों का भी दम घुट गया और वे भी यहीं मर गए। तब से आज तक हम लोग यहीं फंसे पड़े हैं। 4-5 दिन बाद रसिक नारायण के आदमियों ने उसे ढूंढना शुरू किया और एक एक दरवाजे को देखते हुए वे यहाँ आए। वे जानते थे कि यह गलियारा अंदर से नहीं खुल सकता, इसलिए वे बाहर कुछ लोगों को छोड़कर आए थे ताकि वे दरवाजे को पकड़े रहें जब तक ये ना लौटे। उन लोगों ने रसिक नारायण और उसके आदमियों की लाशों को उठाया और चले गए। हमारी ओर उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। हम यहीं फंसे रहे। हमारा उद्धार तभी संभव है जब हमारे अवशेषों को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। नगेंद्र बोला, हम आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था तो कर सकते हैं, मगर सवाल ये है, जैसे कि आपने बताया कि ये दरवाज़ा भीतर से खुल नहीं सकता है, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस पर आवाज़ आई, आप लोग यदि हमारी मदद करना स्वीकार कर लोगे तो हम ये दरवाज़ा खोल सकते हैं। हरजीत बोला, कैसे? तो आवाज़ ने जवाब दिया, हम तो अशरीरी लोग हैं, इसलिए हम कहीं भी आ जा सकते हैं। हम में से कोई एक बाहर जाकर दरवाज़ा खोल देगा और 2 लोग आपकी हरकतों पर नज़र रखेंगे। यदि आपने हमसे दगाबाजी की तो हम तुरंत आपको यहीं बंद कर देंगे। हमें शहरी लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। दोरजी ने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर कहा, सरपंच जी, मैं तो इसी गांव का हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैं हम सबकी ओर से वचन देता हूँ कि हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा आपने बताया। बस हमें यहाँ से निकाल दीजिए प्लीज़। ये सुनकर सरपंच जी की आवाज़ आई, तुम स्थानीय हो, देखकर ही मैंने तुम पर भरोसा जताया है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमारी हड्डियों के अवशेष बिखरे हुए हैं। उन्हें 3 अलग अलग पैकेटों में इकट्ठा करना है।
फिर गांव के बाहर वाली नदी के तट पर 3 चिताएं सजाकर हमारा विधिवत अग्नि संस्कार करके राख को नदी में बहाना है। इसमें अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो आप लोगों के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि हम हर पल तुम लोगों पर नज़र रखते रहेंगे। तीनों ने संवेद स्वर में कहा। आप निश्चित रहें, हम कोई गलती नहीं करेंगे। अब आवाज़ बोली, आप लोग अपनी टॉर्च जला लो, मगर मोमबत्ती मत जलाना। उन्होंने तीनों टॉर्च जला ली। गलियारे में काफ़ी उजाला फैल गया। तीनों ने मिलकर ढूंढना शुरू किया और जिन पैकेटों में भोजन इत्यादि लाए थे उन्हें खाली करके उनमें वहाँ बिखरे हुए अवशेषों को भरना शुरू किया। पैकेट भरते हुए ही नगेंद्र ने सवाल किया, जब आप लोग यहाँ गलियारे में पड़े हैं तो बाहर किसने आतंक मचा रखा है? क्योंकि हमने सुना है जो भी यहाँ आया फिर वापस नहीं लौटा। ना ही उसकी लाश का पता चला और ना ही कुछ और। ऐसा क्यों? इस पर जवाब मिला, ऐसी घटनाएं यहाँ बरसों पूर्व हुई थी, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल रसिक नारायण ने इस जगह को अपने अवैध कारनामों के लिए बनाया था, जिसमें वो सीमा पार से हथियारों का धंधा करता था। उसके मरने के बाद उसके विश्वस्त 2 सेवकों ने हथियारों के सौदेगारों से मिलकर वही धंधा करना शुरू कर दिया था, और वे ही लोग ही यहाँ आने वाले लोग को मार कर दफना देते थे, जिससे उनका पता नहीं चल पाता था। बाद में तो सिर्फ अफवाहें ही रह गई थी। बातें करते हुए तीनों ने सभी अवशेष पैकेट में भर लिए थे। सो उनके बताने पर अशरीरी आवाज़ ने कहा कि वे टॉर्च बुझा दे और इंतज़ार करें, दरवाज़ा खुल जाएगा। गलियारे में बहुत ही अंधेरा फैला हुआ था। तभी रोशनी की झलक सी दिखाई दी और ताज़ी हवा का संडाक युक्त झोंका सा अंदर आया। ये लोग समझ गए कि दरवाज़ा खुल गया है। वे पैकेटों को लेकर बाहर आ गए। अब तीनों ने विचार किया कि अभी तो रात काफ़ी बाकी है, इसलिए अभी ही नदी किनारे चलकर इनका अंतिम संस्कार किया जाए। वे तीनों नदी के किनारे बने शमशान में पहुँचे और लकड़ियाँ लेकर 3 चिताएं सजाकर एक एक पैकेट उनमें रख दिया और आग लगा दी। लगभग 3 घंटे बाद जब आग शांत हुई तो राख को एकत्रित करके उन्होंने नदी में बहा दिया। राख पानी में घुलते ही उन्होंने नदी के ऊपर एक पुरुष और 2 महिलाओं की छाया उभरती हुई महसूस की। वे विदाई सूचक हाथ हिला रहे थे। उन तीनों ने भी हाथ हिलाकर उन्हें विदाई दी और वापस गांव की ओर चले। उनके गांव पहुंचने तक बहुत वो थक चुके थे। वे तीनों नगेंद्र के घर पहुंचे और हाथ मुंह धोकर सो गए। जब नींद खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उन्होंने उठकर चाय पी, फिर दोरजी को भेजकर खाना बुलवाया और खाना खाकर वे सरपंच जी के घर पहुंचे। सरपंच जी उसी समय भोजन करके उठे थे। उन्होंने उनको सब हाल बताया और ये भी बताया कि अब उन खंडरों में जाने में कोई भय नहीं है। सरपंच जी ने उनका आभार जताया और बोले, अब हम लोग उस क्षेत्र को भी पर्यटकों के लिए खोल सकते हैं। इस प्रकार भूतिया खंडर की कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। देखो बाबूजी, पैसे तो कोई भी खोली दिखाकर ले लूँगा, लेकिन सच बात आपको बताना ज़रूरी है। ये मकान अच्छा नहीं है। लोग बोलते हैं इसमें कोई खतरनाक आत्मा रहती है, कोई किराएदार नहीं टिकता, या तो। हाँ हाँ बोलो, गणपत ने पूछा। दलाल बोला, बाबूजी, या तो किराएदार भाग जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। हा 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 हा, गणपत जोर से हंसा और बोला, अब तो मुझे यही मकान चाहिए। जोर से हंसते हुए गणपत बोला। दलाल गणपत की ओर ऐसे देख रहा था जैसे उसको समझने का प्रयत्न कर रहा हो, लेकिन बाबूजी, दलाल बोलना चाहा। गणपत ने इशारे से उसे रोक दिया। जिस मकान को गणपत किराए पर ले रहा था वह अंधेरी मुंबई में था। पुरानी ईंटों का बना हुआ, प्लास्टर उधरे हुए, पेंट तो जैसे कभी किया ही ना हो, लेकिन था रेलवे स्टेशन के पास। इतने प्राइम एरिया में 100 रुपये महीने पर मकान कहाँ मिलता है? झुग्गी बस्ती जितना किराया भी नहीं था। गणपत को समय काटना था तो उसे कोई कमी नज़र नहीं आई।
कोई एडवांस या पगड़ी भी नहीं देनी पड़ी थी। मकान का मालिक कोई 45 साल का नौजवान था। बोला, सर आप रहने आ जाओ बस। गणपत ने दलाली के 50 रुपये दलाल को थमाए और अगले दिन सुबह सामान लेकर आ गया। सामान क्या, एक सूटकेस जिसमें 3-4 कपड़े, एक तौलिया, एक 16 पूरी चादर और 2-3 गिलास। 4 पाई तो पहले से ही रूम में पड़ा हुआ था। एक पुरानी दरी भी पॉलीथिन में लपेट कर रखी थी, जो किसी पुराने किराएदार का रहा होगा। गणपत को और क्या चाहिए था? अंधे को 2 आंखें। गणपत का पूरा नाम गणपत गोपाल राव सिंधे था। कुर्ला के किसी ऑफिस में काम करता था। उसे प्रतिदिन अंधेरी से कुर्ला अप डाउन लोकल ट्रेन से करना होता था। आज रूम चेंज के चक्कर में लेट हो रहा था। गणपत जल्दी से नहाया और कपड़े बदलकर अंधेरी स्टेशन की तरफ दौड़ लिए। गणपत को दारू पीने की आदत थी। शाम को लौटते वक्त देसी दारू का एक बोतल भी उठा लाया। रेलवे स्टेशन से 2 अंडे और 2 पाव पहले से ही ले लिए थे। खोली पे आकर, मतलब अपने मकान पर आकर कपड़े बदले और दारू का बोतल खोल लिया। गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए उसने उठकर पंखा चालू कर दिया, जो हवा कम और चोंचों की आवाज़ ज़्यादा कर रहा था। साला बेवड़ा, पंखा भी ठीक नहीं करवाया। गणपत ने दलाल को गाली दिया। अब दरी को 4 पाई पर बिछाया और पालथी मारकर बैठ गया। फिर आराम से दारू गिलास में भरकर रख दिया। एक अंडा और एक पाव खाने के बाद उसने दारू का गिलास उठाया और होठों से लगा लिया। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, कर कर कर। क्या है यार, 2 मिनट चैन से बैठने नहीं देते। जरूर दलाल आया होगा, गणपत बुदबुदाया। पैसे के लिए तो आया ही होगा। गाली देते हुए उठकर गुस्से से दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यार गणपत, तुमने आज एक घूंट दारू पी नहीं और चढ़ गई। तू पक्का बेवड़ा हो गया। गणपत अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाकर अपने आप से बोला। गणपत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। 4 पाई पर फिर पालथी मारकर बैठ गया और गिलास होठों से लगा लिया। अभी एक घुट भी नहीं भरा, तब तक हुर्र हुर्र की जोर से आवाज़ आई। गणपत सतर्क हो गया। उसे फर्श में 4 इंच का गोल छेद नजर आने लगा, जिसका आकार ऐसा था जैसे फर्श को किसी ने हिलती मशीन से तोड़ दिया हो। गणपत दारू पीना छोड़कर नीचे देखने लगा। उसने देखा फर्श के छेद से एक हाथ बाहर निकल रहा था। काला और गंदा हाथ, बड़े हुए और सफ़ेद नाखून, जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो। कौन है रे? गणपत चारपाई से नीचे झांकते हुए बोला। उस टाइम गणपत के चेहरे पर कोई हैरानी या डर का भाव नहीं था। देख, मुझे लगता है तुझको भी दारू चाहिए, लेकिन आज छोटा बोतल लाया है, अपन को ही कम पड़ेगा। गणपत ने लापरवाही से कहा। हा 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 हा, किसी की डरावना अट्ठास कमरे में गूंजने लगा। भाग जा, अगर जान प्यारी है तो। ये मेरा घर है और मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। आवाज़ फिर कमरे में गूंजा। गणपत ने तेजी से बैग गले के नीचे उतारा और बोला, देख भाई, मैं तो नहीं जाता। बुजदिल जैसा आड़ से क्यों गला फाड़ रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। तुम मुझे देखोगे तो डर के मारे मर जाओगे। जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से, किसी ने चेतावनी दिया। गणपत ने अंदाज़ा लगाया आवाज़ अब फर्श के नीचे से आ रही थी। यार तुम अजीब हो, बेमतलब मेरा टाइम ख़राब कर रहे हो। तुम सामने आ जाओ, फिर बात करेंगे, गणपत ने विश्वास के साथ कहा। ठीक है। फिर जोर की आवाज़ आई और एक ग्लास फर्श फाड़ते हुए ऊपर आ गए। गणपत हैरान होकर देखने लगा। लाश की दोनों आंखें चिपकी और पथराई हुई थी। होंठ सूख गए थे, जिससे दांत बड़े और डरावने दिख रहे थे। गले में चाकू का आर पार निशान था। खून बहकर सीने पर जम गया था। लाश पर गोश्त का नामो निशान नहीं था, चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई। शरीर पर सिर्फ पजामा और बनियान देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी मौत सालों पहले हुई थी। लाश की हालत देखकर गणपत के शरीर में जोर से झुरझुरी हुई। नशा गायब हो गया। ओए ए भाई, कौन है तुम? गणपत हैरान था। 2 मिनट तक लाश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गणपत ने डर पर काबू पाने के लिए दारू का दूसरा गिलास भरा और हलक से उतार लिया। अब उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई।
चारपाई से उतरकर आगे बढ़ा और लाश को ध्यान से देखने लगा। तभी लाश ने अपनी आंखें खोल दी। गणपत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आंखों को मसलने लगा, जैसे सपना देख रहा हो। अब दूसरा झटका लगने वाला था। चर्र के आवाज़ के साथ लाश के जबड़े खुल गए। गणपत हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? लाश मुस्कुराई, जिसे देखकर अच्छे अच्छे सुरमाओं के होश खाफ्ता हो जाते हैं। ये खोली यानी मकान छोड़ दे, नहीं तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। गणपत नीडर होकर बोला, तुमने यदि प्रेम से बात की होती तो अच्छा रहता। भाऊ, अब तो मैं खोली खाली नहीं करूँगा, तुम जितना चाहो डरा लो। तभी लाश उठकर खड़ी हो गई। गणपत के चेहरे पर कोई भय नहीं, वह बिना डरे चारपाई पर जा बैठा। फिर बोला, यार देख भूत भाई, अपन से पंगा करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यार कोई बात आज तक लड़ाई झगड़े से सुलझी है क्या? आ बैठ मेरे साथ, एक आध पैग लगाओ, फिर बात करते हैं। यार लगता है तुम भी मेरे माकिफ अकेले ही हो। भूत हैरान, यार ये कैसा इंसान है जो डरता नहीं? तुम मुझे देखकर डरा नहीं? भूत बोला, यार भूत भाई, इंसान से बड़ा भूत दुनिया में है क्या? अब मुझे डर सर नहीं लगता। आ बैठ, फिर बातें करते हैं। भूत चारपाई पर बैठ गया। गणपत ने एक पैक बनाकर उसे भी पकड़ा दिया और भूत एक सांस में गट-गट करके पी गया। पीने के पश्चात गणपत भूत के सामने ही चारपाई पर लेट गया और खर्राटे मारने लगा। अब भूत प्रतिदिन आता और गणपत के साथ दारू पीता। एक दिन गणपत ने पूछा, यार तुम हो कौन? क्या कहानी है तुम्हारी? और तुम भूत कैसे बन गए? भूत ने एक बार गणपत की ओर देखा, दारू की एक घूंट मारी और कहना चालू किया, मेरा नाम रमेश है। ये मकान मेरा ही है, जिसे बहुत मेहनत करके मैंने खरीदा था। मेरी पहली बीवी मर गई। एक छोटा सा बच्चा था जिसकी देख रेख के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली। बीवी मुझसे 20 साल छोटी थी। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसके साथ उसकी सौतेली माँ से संबंध हो गए। एक दिन उन्होंने रात के वक्त मेरी चाकू मारकर हत्या कर दी और मुझे इसी खोली में गाड़ दिया। भूत ने ठंडी सांस ली और तब से मैं प्रेत योनि में घूम रहा हूँ। गणपत ध्यान से भूत की बातें सुन रहा था। यार फिर किसी ने तुम्हारे बारे में पूछा नहीं? गणपत ने सवाल किया। पूछा था, लेकिन उन्होंने बहाने बनाकर टरका दिया। फिर ये मकान? गणपत हैरानी भरे लहजे में पूछा। हाँ, जिस दिन उन्होंने मुझे मारा उस दिन से मैं यहाँ किसी को नहीं रहने देता। जो आया या तो डरकर भाग गया या दिल का दौरा पड़ने से मर गया। मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। भूत ने जबड़े पर हाथ घुमाते हुए बोला। फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? गणपत ने उत्सुकता से पूछा। यार तुम मेरी मदद कर सकता है, तुम बहादुर आदमी दिखता है। भूत फिर बोला। गणपत कुछ नहीं बोला, बस एक और पैक बनाकर भूत की तरफ बढ़ा दिया। भूत ने पैक खाली किया और गणपत की तरफ मुखातिब हुआ। मेरे साथ गद्दारी हुई है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गणपत ने गौर किया, भूत की आंखें अब लाल हो चुकी थी। मुझे उस डायन पत्नी से उतनी उम्मीद नहीं थी गणपत, लेकिन लड़का तो मेरा अपना खून था। भूत की बातों से नाराजगी झलक रही थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, भूत बोला। गणपत ने हाँ में गर्दन हिलाई। तुझे मालूम, मेरी बीवी ने मेरा कत्ल मेरे गड़े हुए दौलत की खातिर की, जो मैंने छुपा रखे थे। क्या? गणपत चौंकते हुए पूछा। हाँ, मैंने सोने के 5 बिस्किट छुपा रखे थे जिसका उसे तलाश था। फिर तुम्हारे मरने के बाद बिस्किट तलाशने का प्रयत्न नहीं किया? गणपत ने जिज्ञासावश पूछा। वह मेरे डर के मारे नहीं आते यहाँ। गणपत तुम्हें उसे यहाँ लाना होगा, भूत बोला। लेकिन कैसे? गणपत ने पूछा। तुम उसे उसी सोने का लालच दे के बुलाना। ठीक है, गणपत ने हामी भरी। अगले दिन गणपत उसकी बीवी से मिला। एक सरसरी सी नज़र महिला पर डाली। वह अधेड़ उम्र की औरत थी जो विधवा किसी भी एंगल से नहीं दिख रही थी। गणपत की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, गणपत जी, खोली कैसी है? अच्छी है। गणपत चौकन्ना था। आपको डर नहीं लगता? महिला हैरानी से पूछी। नहीं, डर कैसा? मेरा मतलब कोई भूत प्रेत उसकी आंखों में खौफ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गणपत उसकी तरफ देखकर बोला। हाँ, मैं सपना जरूर देखता हूँ। कौन सा सपना? महिला बोली।
कोई सपने में कहता है कि सोने के बिस्किट पड़ा है, देखते रहना। सोने का बिस्किट? महिला ने गणपत की आंखों के अंदर तक झांक कर देखा, जैसे उसे टटोल रही थी। हाँ, यही सपना। मैडम, आपके हस्बैंड नहीं है क्या? गणपत ने ये प्रश्न पूछा। महिला इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वो कहीं चले गए हैं, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं था, महिला हकलाते हुए बोली। कुछ लोग तो कहते हैं कि उनका किसी महिला के साथ नाजायज़ रिश्ता था। महिला ने स्पष्ट करने का असफल प्रयास किया, जबकि उसका जुबान लड़खड़ा रहा था। गणपत ने ये बात नोट किया। खैर छोड़िए, बिस्किट के बारे में बताइए, और क्या देखा आपने? महिला विषय बदलते हुए बोली। देखो मैडम, अगर बिस्किट मिले तो मुझे कितना मिलेगा? गणपत भेद लेने के लिए बोला। आधा आधा, महिला मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, गणपत बोला। और हाँ, मेरे बेटे को मत बताना, महिला उठते हुए बोली। गणपत को हैरानी हुई। क्यों बेटे को नहीं बताना? गणपत राज जानने के लिए उत्सुक था। छोड़ो गणपत जी, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। महिला ऊंचे दर्जे की खिलाड़ी थी। गणपत को लग गया कि महिला कुछ छुपा रही है। उसने कुरेदना भी अच्छा नहीं समझा। आपको कैसे लगा कि मकान में सोने का बिस्किट छुपा के रखा है? गणपत बैठे बैठे बोला। मेरे पति ने बताया था, महिला ने झूठ बोला। अच्छा ये बताओ, आपको सही में कोई भूत नहीं दिखा? महिला गणपत के जीवित बचने से हैरान थी, क्योंकि इसके पहले या तो किराएदार मर गया या भाग गया। गणपत ने ना में सिर हिलाया। अच्छा, मैं चलता हूँ। गणपत उठ खड़ा हुआ। रुके, मैं चाय बना के लाती हूँ, महिला बोली। नहीं, मुझे लेट हो रहा है, फिर कभी। गणपत तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसे पता चल गया था कि महिला घाघ टाइप की थी। रात को गणपत ने भूत को सभी बातें बताई। भूत बोला, गणपत, वह बहुत चालाक औरत है, वह तुमसे भी धोखा करेगी। प्लानिंग के तहत गणपत 3 दिन की छुट्टी लेकर घर चला गया और ये बात उसने भूत की बीवी और लड़के को बता दिया। रात का सन्नाटा, अंधेरी रात। 2 साए उस भूतिया मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और जब पास पहुँचे तो एक ने बलम से ताला तोड़ दिया और फिर दोनों साए मकान में दाखिल हो गए। वे सावधानी से टॉर्च जलाकर कुछ खोज रहे थे। दीवार पर ठोक कर कुछ अंदाजा किया। यार, मुझे लगता है यहाँ कुछ है, एक साया बुदबुदाया। हाँ, आवाज़ से कुछ खाली सा लग रहा है। यहाँ खोदूं? लगता है यहाँ कुछ मिल जाएगा, पहला साया बोला। हाँ खोद, दूसरे साये ने कहा। अभी पहला साया प्रहार करता कि उसके पहले ही एक महिला कमरे में दाखिल हो गई, जो भूत की बीवी थी। तुम लोग यहाँ? महिला हैरानी से बोली। हाँ, तुम क्या जानती हो, हम पागल हैं? ये सोना अब मेरा है, पहला साया बोला। नहीं, मेरा है, महिला जोर से गुर्राई। फिर दोनों साये में हाथापाई की नौबत आ गई। उनमें एक भूत की पत्नी और दूसरा भूत का लड़का था। तीसरा साया भी किसी लड़की का था। यार, लड़ाई मत करो, सोने में हम तीनों बराबर हिस्सा ले लेंगे, लड़की बोली। क्या? दोनों माँ बेटे चौंक गए। हाँ, मुझे भी हिस्सा चाहिए, भूत की बीवी कुछ सोचकर बोली। ठीक है, अब खोदो, लड़की बोली। जैसे ही लड़के ने दीवार पर बलम का प्रहार किया, एक भयानक सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। हा 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 हा, जोरदार अट्टहास। तीनों डर के खड़े हो गए। घिसियाती हुई बंद हो गई। आज मरोगी सभी। फिर आवाज़ आई। कौन हो तुम? लड़की घिघियाते हुए पूछी। तुम लोगों की मौत। फिर वही आवाज़। तीनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वह खुला ही नहीं। बलम लाओ, लड़का हिम्मत दिखाते हुए बोला। लड़की दौड़कर बलम उठाना चाही, पर ये क्या, बलम टस से मस नहीं हुआ। कोई चारा नहीं दिखने पर तीनों रोने चिल्लाने लगे, पर अफसोस वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। अब कर्र 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 की आवाज़ आने लगी, जो शायद ज़मीन से आ रही थी। भाई के मारे बुरा हाल था, तीनों कांप रहे थे। लड़की भय से ज़मीन पर जा गिरी। तभी फर्श से एक हाथ बाहर आया, जो किसी मुर्दे का दिख रहा था। हाथ लड़की की ओर बढ़ने लगा। लड़की पीछे की तरफ खिसकने की लगी, परंतु असंभव। हाथ ने आगे बढ़कर लड़की का मुंह नोच लिया। लड़की का एक आंख और गाल उसके हाथ में आ गया। लड़की बेहोश हो गई। खून आंख और मुंह के रास्ते बाहर आने लगा।
भूत की बीवी हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगी। लड़का तो लड़की की हालत देखकर ही पागल जैसा हो गया था। भूत छलांग लगाकर फर्श से बाहर आ गया, वहीं बिना गोश्त का कंकाल, लेकिन आंखें अंगारे जैसे धधक रही थी। तुम लोगों ने मुझे धोखे से मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। वही सीधी सी खौफनाक आवाज़ वातावरण में गूंज गई। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, महिला ने विनती किया। ही, भूत का जबड़ा हिला। अच्छा ये बात, तुमने मुझे मारा क्यों, जल्दी बता। महिला कुछ नहीं बोली। आखिर बोलती भी क्या, मौत सामने तांडव कर रहा था। भूत ने अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाया। नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, महिला बेदम आवाज़ में बोली, जैसे कसाई सम्मुख पकड़ा। हा, अब तो हमेशा के लिए तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, भूत चिल्लाया। महिला भागती तो कहाँ, उसने समर्पण कर दिया। भूत ने अब महिला का गर्दन अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। छोड़ दो, महिला ने अंतिम कोशिश किया। हा, भूत जोर से हंसा। बहुत चतुर है तू, परंतु धन के लालच ने आखिर तुझे मेरे पास ला ही दिया। कड़क गले की हड्डी टूटने की आवाज़ आई और महिला का जीभ बाहर की तरफ लटक गई। शायद भूत ने गले पर दबाव बढ़ा दिया था। भूत का लड़का ये देखकर बेहोश हो गया। भूत हिराकत की नज़रों से पुत्र को देखा और फिर फर्श के अंदर समा गया। 2 लाशें फर्श पर पड़ी थी। लड़के को होश सुबह को आया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। लड़का भागकर पुलिस स्टेशन गया और उन्हें बताया कि किसी ने उसकी माँ और गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। पुलिस ने शक के बयान पर हत्या के जुर्म में गणपत को गिरफ्तार कर लिया। गणपत ने पूछने पर बताया कि हत्या उस भूत ने की है जिसकी हत्या सालों पहले माँ और बेटे ने किया था। पुलिस वाला लड़के पर सवाल किया, क्यों भाई, सीधी तरह बता दो, तुमने बाप को क्यों मारा? भूत का बेटा बोला, सर मुझे कुछ भी नहीं मालूम। पुलिस वाले ने दोनों लोगों को लॉकअप में डाल दिया। आधी रात होने को आ गई। पुलिस वाले की तादाद घट गई थी। हवालात के बाहर खड़ा पहरेदार भी झपकी ले रहा था। उधर नाइट ड्यूटी पर तैनात दरोगा जी अपनी कुर्सी पर ही झपकी ले रहे थे। ये रूटीन कार्य था। तभी किसी ने प्रहरी के कंधे को जोर से हिलाया। उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने बिना मांस का कंकाल खड़ा हुआ था। कौन? पहरेदार हल्काया। छोड़ दे गणपत को, नहीं तो मारा जाएगा, भूत चीखा। चीख सुनकर दरोगा जी भागे और आते ही जैसे उन्हें सांप ने सूंघ लिया हो। जब होश आया तो रिवॉल्वर निकालकर भूत की तरफ तान दिया। ही, तू मारेगा मुझे, मरे हुए को? भूत की भयानक हंसी वातावरण में घुल गई। दरोगा जी को कुछ नहीं सूझा। भूत ने दरोगा से रिवॉल्वर छीनकर अपनी कनपट्टी पर लगा दिया। ले मार मुझे। धाए 3 गोलियां कंकाल की खोपड़ी को चीरते हुए पार निकल गई। बेवकूफ़ आदमी, तुझे नहीं दिखता है कि गले में पहले ही चाकू घोंपा हुआ है? मरे को मारेगा मूर्ख। भूत की कड़कती आवाज़ से दरोगा जी का होश गुम गया हो। काटो तो खून नहीं। बाकी पुलिस वाले किनारे हो लिए। भूत आगे बढ़ा और उसने लॉकअप का दरवाज़ा तोड़ दिया जैसे उसके लिए बच्चों का खेल हो। फिर अपने लड़के को लॉकअप से बाहर निकाला और घसीटते हुए दरोगा के रूम में ले गया। दरोगा मिमियाया, छोड़ दो इसको, कानून को हाथ में मत लो। पर भूत कहाँ सुनने वाला था। लड़के पर थप्पड़ों की बरसात कर दिया। लड़के के मुंह से खून बहने लगा। बोल हरामजादे, तूने मेरे साथ क्या किया, वरना तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां तेरी माँ और प्रेमिका गई है। भूत गुर्राते हुए बोला। लड़के ने जुर्म स्वीकार करने में अपनी भलाई समझी और किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगा। उसने हर एक बात पुलिस वालों को बताई। पुलिस वाले हैरान थे कि कोई आत्मा भी ऐसा कर सकती है क्या। भूत ने दरोगा को फिर कहा कि मेरे साथ आओ। दरोगा किसी पुतले की भांति पीछे चल दिया। गणपत मेरे दोस्त, मेरे साथ आओ। भूत ने दुखी मन से विनती किया। ठीक है, गणपत ने बोला। चारों गणपत के कमरे में पहुँचे। भूत ने कमरे की एक दीवार को नाखून से खोदने लगा। सब हैरानी से देखने लगे। खुदाई के स्थान से 5 सोने के बिस्किट बाहर आ गए। भूत ने बिस्किट गणपत की तरफ बढ़ा दिया। आज से ये तुम्हारा है दोस्त,
गणपत ने बिस्किट ले लिए। भूत ने पुलिस को वह जगह दिखाई जहां उसे मारकर दफना दिया गया था। दरोगा जी, भूत ने विनती की। हाँ बोलो, दरोगा हिप्नोटाइज होकर बोला। जब मेरी लाश इस कब्र से निकालोगे तो मेरा अंतिम संस्कार जरूर करना। मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार मेरा दोस्त गणपत करे। ठीक है, दरोगा बोला। भूत वापस मुड़कर अपने बेटे से मुखातिब हुआ। नालायक, पत्नी तो पराये घर की ही होती है, तो तुम तो मेरे औलाद थे, फिर भी मेरे साथ गद्दारी किया। लड़का चुप रहा। भूत ने दरोगा से विनती किया। दरोगा जी, मैं चाहता तो इसे जान से मार सकता था, लेकिन मैं एक बाप हूँ। कभी भी बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी उसके हाथों मरे। यदि हो सके तो इसे फांसी से बचा लेना। भूत की सूखी आंखें अब भर गई। मैंने इसकी माँ को वचन दिया था कि मैं इसका हमेशा ख्याल रखूँगा। इसी के वास्ते मैंने दूसरी शादी भी की थी। गणपत मेरे दोस्त, भूत गणपत से बोला। हाँ भाई, गणपत की आवाज़ अब भारी हो चला था। भाई, मेरी आत्मा को शांति दिला दो। दोस्त, अब रहा नहीं जाता। गणपत की आंखें डबडबा गई। एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। भूत रोने लगा। गणपत ने कंकाल को सीने से भींच लिया और उसकी आंखें छलक गई। आखिर प्यारा दोस्त था उसका। भूत वापस उसी फर्श में समा गया। सभी पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू थे। क्या ऐसा रहम दिल भूत भी हो सकता है? भूत का लड़का भी रो रहा था। शायद उसने अपने सबसे अच्छे बाप को खो दिया था। अगले दिन पुलिस ने उस रूम के अंदर की खुदाई कराई और एक नर कंकाल मिल गया। गणपत ने कंकाल का अंतिम संस्कार किया और राख गंगा में विधि पूर्वक प्रवाहित कर दिया। भूत की आत्मा को शांति मिल गई। गणपत उसी मकान में ही रहने लगा, क्योंकि उसके दोस्त की यादें उसी मकान में दफन थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या भूत की कहानियाँ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें। और हो सके तो इस कहानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना, ताकि लोग भी इससे थोड़ा सा अवेयर हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।